हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा। वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो बच्चा देखो, माइक्रो का हम लोगों ने पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया। मतलब माइक्रो का मैंने आपको हर चैप्टर कवर करवा दिया काफ़ी डिटेल में वन शॉट के अंदर। और स्टैट्स भी हमारी लगभग कंप्लीट हो गई। लास्ट के 2 चैप्टर्स रहते हैं, कोरिलेशन और इंडेक्स नंबर। उनकी वन शॉट वीडियो भी आपको 2-4 दिन में मिल जाएगी। अब आज मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको माइक्रो के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दूं। मतलब ट्रस्ट मी, बहुत ही शानदार क्वेश्चंस है। मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपका पूरा पेपर यहां से बनता है। जैसे देखो, आपकी माइक्रो 40 मार्क्स की है और दूसरी बुक स्टैट्स भी 40 मार्क्स की है। तो ये ऐसे क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। मतलब अगर आप ये क्वेश्चंस कर लेते हो ना, तो माइक्रो में आप 40 में से 35 और 35 अबव आराम से लेकर आ सकते हो। तो बहुत आराम से इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना। कहीं कोई दिक्कत आती है आप आराम से मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो। शुरू करते हैं। देखो तो देखो, माइक्रो के अंदर हमारे पास में 4 यूनिट्स है। पहली यूनिट है हमारे पास में इंट्रोडक्शन, जो हमारी बेसिक यूनिट है, जिसमें माइक्रो क्या होती है, मैक्रो में क्या डिफरेंस, पीपीसी वगैरह से रिलेटेड चीजें। तो इस यूनिट का वेटेज है सिर्फ 4 मार्क्स। अब इसमें आपको क्या पढ़ना है? सबसे पहली चीजें आती है सेंट्रल प्रॉब्लम्स। तो हमें पता है 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स आपको पढ़नी है। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। साथ में इन तीनों सेंट्रल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस की जो हमारी 3 इकोनॉमी है, मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी, इन तीनों इकोनॉमीज में इन तीनों सेंट्रल प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉल्व करा जाता है, पहला क्वेश्चन। सेकेंड और सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा यहाँ से पीपीसी। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है और इसकी दोनों प्रॉपर्टीज कि पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड, सेकेंड है पीपीसी इज कॉनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, साथ में है शिफ्टिंग एंड रोटेशन ऑफ पीपीसी। आपको सिचुएशन गिवन होगी और पूछेगा कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर हमारा ये जो पीपीसी है वो कौन सी साइड में शिफ्ट करेगा, राइट साइड में शिफ्ट करेगा या फिर वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेगा, या फिर पीपीसी बताओ इस सिचुएशन में हमारा रोटेट होगा तो किस तरह से रोटेट होगा, ये आपको पढ़ना है। और तीसरा हमारा बेसिक सा डिफरेंस है, एक तो पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में, दूसरा है माइक्रो और मैक्रो का डिफरेंस। ये हो गई हमारी यूनिट 1 और आपके 4 नंबर पक्के। अगली आती है हमारी यूनिट 2, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एंड डिमांड। 14 मार्क्स की आपकी ये यूनिट है और इस यूनिट के अंदर हमारे पास में 4 चैप्टर्स हैं। तो देखो, पहला चैप्टर है आपका यूटिलिटी वाला चैप्टर, सेकेंड है आपका इंडिफरेंस कर्व वाला चैप्टर, थर्ड आपका चैप्टर आता है डिमांड और फोर्थ है हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो देखो वन बाय वन बात करते हैं। 14 मार्क्स, 4 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। सबसे पहले यूटिलिटी वाले चैप्टर की बात करते हैं। तो टीयू और एमयू का रिलेशन पता है ना, टीयू और एमयू का रिलेशन कि मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व हमारा इस तरह से बनता है, पढ़ा था हम लोगों ने। वहीं टोटल यूटिलिटी का कर्व किस तरह से बनता है हमारा, इस तरह से बनता है। तो टीयू एमयू का रिलेशन प्रॉपर आपको टेबल बनानी है, टेबल के साथ में आपको कर्व बनाना है, प्लस ऑब्जर्वेशन का मतलब है उस कर्व को आपको एक्सप्लेन करना है। सेकेंड आता है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। पता ही है कि लॉ आपको लिखना है कि जैसे जैसे हम किसी चीज़ का कंजम्पशन बढ़ाते जाते हैं, उस चीज़ से मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिक्रीज होती जाती है। अजम्पशंस की ये लॉ कब कब अप्लाई होगा, एक्सेप्शंस की ये लॉ कब फेल हो जाएगा, प्लस कर्व आपको बेसिक सा बनाना है, एमयू का ये वाला कर्व। समझ में आ गया? बहुत डिटेल में मैंने आपको वन शॉट लेक्चर के अंदर समझा रखा है, वहां से आप पढ़ सकते हो। मैं एक काम करूंगी, डिस्क्रिप्शन के अंदर प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगी, माइक्रो और स्टैट्स दोनों की प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगी, तो वहां से आप आराम से वन शॉट्स के अंदर सारे चैप्टर पढ़ सकते हो। थर्ड आता है यहाँ पर कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। कौन से अप्रोच से? यूटिलिटी एनालिसिस वाले अप्रोच से। अब यहाँ पर 2 बातें हैं, 1 कमोडिटी केस और 2 कमोडिटी केस, दोनों ही आपको पढ़ने हैं। 1 कमोडिटी केस के अंदर सिचुएशन क्या थी कि कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम कब होगा, जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स किसके इक्वल हो जाए, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के इक्वल हो जाए। 2 कमोडिटी केस के अंदर क्या सिचुएशन थी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स किसके इक्वल हो जाए, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई अपॉन प्राइस ऑफ वाई के इक्वल हो जाए। तो ये दोनों देख लेने हैं। फिर आता है हमारा आईसी वाला चैप्टर, इंडिफरेंस कर्व। यहाँ पर तो इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट है। सारी प्रॉपर्टीज आपको पढ़नी है, लेकिन 2 प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली है इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, इसका एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से देखना है। और दूसरा है, ये जो इंडिफरेंस कर्व होता है ये कभी भी वाई एक्सिस को भी टच नहीं करता, ना ये एक्स एक्सिस को टच करता है, ये दोनों एक्सिस को टच नहीं करता।
तो सारी प्रॉपर्टीज पढ़नी है, ये 2 प्रॉपर्टीज आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है। इसके बाद में कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस से कब होगा, जब MRS XY किसके इक्वल हो, प्राइस ऑफ X अपॉन प्राइस ऑफ Y। ये आपको देख लेना है, मतलब इंडिफरेंस कर्व का जो हमारा स्लोप है वो किसके इक्वल होना चाहिए, बजट लाइन के स्लोप के इक्वल होना चाहिए। हम इस तरह से इसको पढ़ते हैं कि ये बजट लाइन है, ये IC है, तो यहाँ पर कंज्यूमर को क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम हो रहा है। तो यूटिलिटी वाले एनालिसिस से भी हमें इक्विलिब्रियम पढ़ना है और IC एनालिसिस से भी इक्विलिब्रियम पढ़ना है। दोनों से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, समझ में आ गया। इनडायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं कि अगर ये ग्रेटर देन है तो क्या होगा, अगर ये ग्रेटर देन है उस सिचुएशन में क्या हो सकता है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। या फिर देखो मान लो ये गिवन है, ये गिवन है और ये गिवन है, और मान लो ये आपसे पूछ लेगा, तो बेसिक मैथ्स आपको लगानी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालना है। समझ में आ गया। फिर आता है डिमांड वाले चैप्टर में क्या पढ़ना है, तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, कि प्रोडक्ट की डिमांड को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, जैसे ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स हो गया, इनकम ऑफ कंज्यूमर है, तो इस तरह की चीज़ें। फिर लॉ ऑफ डिमांड आपको बताना है। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है वो है वाई डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड और इसके एक्सेप्शंस। डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है वो आपको बताना है, कि भाई किसी चीज़ की प्राइस कम होती है तभी हम उस चीज़ का कंजम्पशन ज़्यादा क्यों करते हैं, किसी चीज़ की प्राइस डिक्रीज हो रही है तभी हम उसकी डिमांड ज़्यादा क्यों करते हैं। तो वाई डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड प्लस इसके एक्सेप्शंस की लॉ ऑफ डिमांड किस किस सिचुएशन में फेल हो जाता है, जैसे आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन है, तो किस किस सिचुएशन में हमारा लॉ ऑफ डिमांड फेल हो रहा है। फिर है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट। यहाँ से सब्सटीट्यूशन इफेक्ट आप सब जानते हो कि अगर मान लो किसी सब्सटीट्यूट गुड की प्राइस इंक्रीज हो गई तो उसका हमारे प्रोडक्ट की डिमांड पर क्या इंपैक्ट होगा, सब्सटीट्यूट गुड की प्राइस डिक्रीज हो गई तो उसका हमारे गुड की डिमांड पर क्या इंपैक्ट होगा। या फिर मान लो अगर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो जाती है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड पर क्या इंपैक्ट होगा, इन्फीरियर गुड्स की डिमांड पर क्या इंपैक्ट होगा, ये आपको पढ़ना है। और लास्ट है एक यहाँ से आपको डिफरेंस भी देखना है, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड और इंक्रीज इन डिमांड का डिफरेंस देख लेना, एक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड का डिफरेंस देख लेना, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। अगला चैप्टर आता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। इस चैप्टर के हर तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। मतलब अगर आपने वीडियो देख ली ना इस चैप्टर की तो ये चैप्टर आपका पूरा कवर हो जाएगा, आपको कहीं से और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमारा जो परसेंटेज चेंज मैथड है उसके न्यूमेरिकल आपको अच्छे से आने चाहिए। अब ये हो गई हमारी यूनिट 2। थर्ड यूनिट आती है प्रोड्यूसर्स बिहेवियर एंड सप्लाई। अगेन ये यूनिट भी हमारे पास में 14 मार्क्स की है, लेकिन इसमें चैप्टर्स ज़्यादा हैं। तो देखो सबसे पहला जो चैप्टर आता है ना यहाँ पर वो है प्रोडक्शन वाला चैप्टर, ठीक है। तो प्रोडक्शन वाले चैप्टर में हमें सबसे पहली बात लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर आपको टेबल आनी चाहिए, प्रॉपर आपको कर्व बनाकर आना है, प्लस आपको कॉजेज भी याद रखने हैं कि इंक्रीजिंग रिटर्न्स के क्या कॉजेज हैं और डिमिनिशिंग रिटर्न के क्या कॉजेज हैं। अगला है यहाँ पर रिलेशन, 2 रिलेशंस है, टीपी और एमपी का रिलेशन और एपी और एमपी का रिलेशन, ये पढ़ लेना। कॉस्ट वाले चैप्टर में थोड़ा सा आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे इस चैप्टर के अंदर कर्व्स है। तो फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट, इन तीनों का बिहेवियर मतलब आपको इनके कर्व्स पता होने चाहिए कि भाई ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट है और ये है हमारे पास में टोटल कॉस्ट। तो इस तरह से कर्व्स पता होने चाहिए। फिर कर्व सारे देख लेना कि एएफसी का कर्व कैसा होता है, इस तरह का बनता है, ये एएफसी हो गया। देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का कर्व कैसा बनता है, ये यू शेप्ड बनता है। एसी का कर्व भी कैसा बनता है, ये भी ऐसा ही बनता है। और एमसी का कर्व भी हमारा कुछ इसी तरह से बनता है। सारे कर्व्स देख लेना, एसी एमसी का रिलेशन देख लेना, टीसी एमसी का रिलेशन, एमसी एसी और एवीसी का रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कुल मिला के आपको इनके कर्व्स पता होने चाहिए, इनका रिलेशन पता होना चाहिए। लास्ट इसमें आपका एक क्वेश्चन बन सकता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जहां पर आपके पास में एक इनकम्प्लीट टेबल गिवन होगी, आपको उस टेबल को कंप्लीट करना है फॉर्मूलाज की हेल्प से। समझ में आ गया। फिर हमारा रेवेन्यू वाला चैप्टर आता है। यहाँ से आपका एक ही क्वेश्चन है, एआर एमआर और टीआर के बीच का रिलेशन, वो भी कब, जब एआर हमारा कांस्टेंट नहीं है। मतलब पहले वाला तो परफेक्ट कंपटीशन है, उसका क्वेश्चन नहीं बनता। इम्परफेक्ट कंपटीशन जब एआर हमारा यानी कि जब प्राइस कांस्टेंट नहीं है, जब प्राइस डिक्रीज हो रही है, उस टाइम पर एआर एमआर और टीआर के कर्व्स किस तरह से बनते हैं। और फिर आता है हमारा चैप्टर प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम के अंदर सिंपल सा है कि भाई
प्रोड्यूसर को इक्विलिब्रियम कब होगा उसकी कंडीशन, तो MR-MC अप्रोच हमारे पास में है। तो यहाँ पर प्रोड्यूसर को इक्विलिब्रियम कब होता है, ये हम लोगों ने बनाया, जैसे मैंने कहा ये हमारा MR है, इसे हम AR भी बोल सकते हैं, परफेक्ट कंपटीशन है। ये हम लोगों ने बना दिया हमारा MC। तो यहाँ पर कंडीशन है कि भाई प्रोड्यूसर को इक्विलिब्रियम तब होगा जब MR और MC इक्वल हैं, और उस पॉइंट के बाद में हमारा जो MC है वो इंक्रीज होना चाहिए। तो आपकी किताब में अच्छे से गिवन है, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है। तो ये आपको प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम की कंडीशन देखनी है। लास्ट आता है यहाँ पर हमारा सप्लाई वाला चैप्टर, तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, कि सप्लाई को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, साथ में हमारा स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये हमारे डिटर्मिनेंट्स हो गए। लॉ ऑफ सप्लाई, इसके अंदर हमें डायग्राम भी देखना है, लॉ ऑफ सप्लाई के अजम्पशंस भी देखने हैं कि कब कब हमारा लॉ जो है वो पास होता है, और एक्सेप्शंस मतलब किन सिचुएशंस में लॉ हमारा फेल होगा। लास्ट है मूवमेंट्स एंड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। तो ये आपने देखा होगा कुछ इस तरह से, मैंने कहा ये किसी चीज़ की प्राइस है और ये सप्लाई है। प्राइस 5 है तो सप्लाई 10 है। प्राइस जैसे ही इंक्रीज हो गई, मैंने कहा सप्लाई भी इंक्रीज हो गई। तो इसके लिए हम किस तरह से बनाते हैं, हम कुछ इस तरह से बनाते हैं कि भाई ये प्राइस है, ये हमारी सप्लाई है, प्राइस 5 है तो मैंने कहा सप्लाई कितनी है 10 है। फिर मैंने कहा प्राइस बढ़ के 10 हो गई तो सप्लाई भी हमारी बढ़ के कितनी हो गई 20 हो गई। तो ये हम लोगों ने बना दिया हमारा सप्लाई। ये क्या है, एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई है। एक ऐसा होता है कि भाई प्राइस कांस्टेंट है, फिर भी हमारी जो सप्लाई है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो वही ये मूवमेंट्स एंड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, ये सारे के सारे कर्व्स अच्छे से देखने हैं। ये हो गई हमारी यूनिट 3 हो गई। लास्ट यूनिट आती है हमारे पास में फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन। मतलब लास्ट के आपके जो 2 चैप्टर्स हैं जिसके अंदर परफेक्ट मार्केट आपके पास में गिवन है, परफेक्ट कंपटीशन, प्लस कुछ एक्स्ट्रा कर्व्स इस यूनिट के अंदर गिवन है। तो देखो यहाँ पर आपको कुल मिला के 3 चीजें पढ़नी है, परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, प्लस परफेक्ट कंपटीशन के सारे फीचर्स पढ़ने हैं। 2 फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है होमोजीनियस प्रोडक्ट, यहाँ पर बेचा जाता है, सारी फर्म्स का जो प्रोडक्ट होता है वो एकदम होमोजीनियस होता है, एकदम सेम टू सेम होता है। और लास्ट है फ्री एंट्री एंड एग्जिट, कभी भी नई फर्म्स जो हैं वो मार्केट के अंदर एंट्री ले सकती हैं और पुरानी फर्म्स मार्केट को छोड़कर जा सकती हैं। और यहीं से आपको पता चलेगा, इसीलिए फर्म को हमेशा क्या होते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं। ये मैंने एक्सप्लेन करा है, ये आपको पढ़ना है। फिर शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई, ये इजी सा है, बहुत सारे कर्व्स मैंने आपको समझाए थे। जैसे मैंने कहा ये डिमांड है, ये सप्लाई है, तो ये यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये इक्विलिब्रियम हो गया। ये है इक्विलिब्रियम प्राइस और ये है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब अलग अलग सिचुएशंस है, मान लो डिमांड इंक्रीज हो गई, तो डिमांड इंक्रीज हो गई तो हमारा नया कर्व इधर चले गया। अब डिमांड इंक्रीज हो गई तो डिमांड और सप्लाई यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो भाई इक्विलिब्रियम प्राइस हमारी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी हमारी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो इस तरह के आपको सारे के सारे कर्व्स देखने हैं कि डिमांड इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई, सप्लाई इंक्रीज हुई डिक्रीज हुई, उसका इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम प्राइस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर लास्ट के अंदर आएगा प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर का कॉन्सेप्ट। समझ में आ गया। तो ये है हमारा पूरा का पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स। ट्रस्ट मी, अगर आप ये क्वेश्चंस कर लेते हो, सिर्फ इतना कर लेते हो ना, आराम से 40 मार्क्स की माइक्रो है, 35 से अबव आप बहुत आराम से लेकर आ सकते हो। अब अगली वीडियो के अंदर मैं आपको कोरिलेशन कराऊंगी और स्टैट्स का फिर इंडेक्स नंबर कराऊंगी और स्टैट्स के भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता दूंगी। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना, बिकॉज अभी जैन चल रहा है, फरवरी में आप लोगों के एग्जाम्स होंगे, तो ये वीडियो बहुत हेल्प करने वाला है। सो शेयर दिस वीडियो विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स। आई विल सी यू नेक्स्ट क्लास। लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।